रमेश ने घनश्याम को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने सामने किया और बोला, घनश्याम, मैं तुम्हारा पिता हूँ। घनश्याम ने आश्चर्य और कौतूहलपूर्ण नज़रों से अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने धीरे से घनश्याम से कहा, हाँ घनश्याम, ये तुम्हारे पिता हैं, हमें शहर से लेने आए हैं। घनश्याम तो मानो खुशी से नाच उठा। पिताजी। घनश्याम झट से रमेश के गले लग गया। पिताजी, आप कहाँ चले गए थे? रमेश, बेटा, मैं शहर गया था, देखो अब मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आज रात ही यहाँ से चलेंगे। घनश्याम का छोटा सा दिमाग कुछ समझ नहीं पाया कि अचानक से पिताजी आए और अब तुरंत शहर जाना है। घनश्याम बड़ी मासूमियत से बोला, पिताजी, शहर में सिनेमा का कभी मिलेंगे क्या? रमेश ने मुस्कुराकर जानकी की ओर देखा। वह समझ गया कि घनश्याम सिनेमा दिखाने वाले सूरज को पूछ रहा है। रमेश, हाँ बेटा, वह भी मिलेंगे और तुम्हारा सिनेमा भी वहाँ मिलेगा। घनश्याम की आंखें और भी फैल गईं। पिताजी, आपसे मैं कुछ और बोलूं तो आप कर देंगे? रमेश पहले तो अचंभित हुआ, लेकिन फिर गर्व का अनुभव किया। आखिर उसके बेटे ने पहली बार उससे कुछ मांगा था। बोलो बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? घनश्याम, पिताजी, ये दरवाज़ा खोल दो ना। रमेश ने उस दरवाजे की ओर देखा और फिर जानकी की ओर देखने के बाद घनश्याम से बोला, घनश्याम बेटा, इस दरवाजे में ऐसा क्या है जो तुम खोलने के लिए बोल रहे हो? घनश्याम, वो इसके अंदर मेरे 25 पैसे चले गए हैं ना, माँ से ये दरवाज़ा नहीं खुलता, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, इसको खोल दो ना। घनश्याम के इस प्यार भरे अनुग्रह से रमेश की आंखें भर आईं। जानकी, घनश्याम, हमें शहर चलना है और तू इस छोटी सी बात पर अड़ा हुआ है। घनश्याम का चेहरा कुछ उतर सा गया। लैंप की पीली रोशनी में भी रमेश उसके चेहरे को पढ़ सकता था। जानकी, मेरे घनश्याम ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और मैं मना कर दूं, ये कैसे हो सकता है? क्यों घनश्याम, सही कहा ना? घनश्याम इस बार फिर कुछ क्षणों के लिए रमेश के गले से चिपक गया। जानकी, लेकिन इसकी चाबी तो मैंने कभी देखी ही नहीं। रमेश, कोई बात नहीं, मैं इसका ताला तोड़ देता हूँ, कोई लोहे की छड़ या हथौड़ी दो। जानकी ने छड़ और मसाला पीसने का बट्टा दे दिया। ताला तोड़ने की आवाज़ जोरों से आ रही थी। जानकी कई बार रमेश को इसके लिए चेता चुकी थी। जोरों से आवाज़ हुई और आखिरकार रमेश ने ताला तोड़ दिया। रमेश ने ताला अलग कर किया और सांकल नीचे कर दी। अचानक से बाहर से तरह तरह की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। रमेश घबरा कर बोला, जानकी, ये किसकी आवाज़ें हैं? जानकी ने दरवाजे के छोटे से छेद से बाहर झांका तो बाहर गांव की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। जानकी मानो चीख पड़ी। बाहर तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया है और सामने मुखिया जी के लठैत भी हैं। रमेश की स्थिति काटो तो खून नहीं वाली हो गई थी। वह पसीने से तर हो गया। रमेश, जानकी, अब मैं क्या करूं? बाहर से आवाज आई, रमेश, दरवाजा खोलो, हमें पता है कि तुम अंदर हो। रमेश, ये तो मुखिया जी की आवाज है। जानकी ने दरवाजे के छेद से पुनः झांका तो लठैतों के बीचों बीच मुखिया खड़े नजर आए। उनके पीछे ठकुराइन भी दिखी। जानकी ने रमेश की ओर देखकर सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मुखिया जी के साथ ठकुराइन भी हैं। रमेश और जानकी दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। घनश्याम अपने पिताजी और माँ को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर दोनों में से कोई दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है। वह आश्चर्यचकित था। घनश्याम, माँ, आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोलती हो? बाहर कोई बुला रहा है। जानकी को पता था कि यदि दरवाज़ा नहीं खोला गया तब भी लोग इतने हैं कि एक ही धक्के में दरवाज़ा टूट जाएगा। आखिर उसने रमेश की ओर देखा जो पूरी तरह से हार मान चुका था। उसकी सहमति प्राप्त होते ही जानकी ने दरवाज़ा खोल दिया।
दरवाज़ा खुलते ही मुखिया के लठैत और गांव की रौबदार लोग जो मुखिया के भक्त थे कमरे में घुस आए। इतने से कमरे में इतने लोग भीड़ में समा नहीं पा रहे थे। सभी ने रमेश को चारों ओर से घेर लिया, जैसे कोई आतंकवादी गांव में घुस आया हो। कैसे भी करके जानकी रमेश के सामने पहुंच गई और उसे छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। इस पीछे हटते हुए पुराने कमरे के दरवाजे में टिक गया। साकल खुलने के बाद भी इतने समय से बंद दरवाजा उसके लिए सहारे का काम कर रहा था। जानकी जब समझ गई कि भीड़ पूरी तरह से मुखिया के नियंत्रण में है तो वह कमरे से बाहर आ गई। चारों ओर लोग लालटेन और लैंप लिए हुए खड़े हुए थे। मुखिया अपनी मूंछों पर ताव देते हुए खड़ा था। बीच बीच में अपनी रौबगिरी दिखाने के लिए ठकुराइन की ओर भी देख लेता था। मुखिया, जब तुमने सुबह 123 रुपये लौटाए और फिर घर जल्दी जाने के लिए कहा तभी मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। तभी से मेरे आदमी तुम पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही आज रात रमेश इस सिनेमा वाले के साथ गांव में आया तभी मुझे खबर मिल गई और मेरी समझ में सब आ गया, मुखिया ने जानकी से कहा। जानकी समझ गई थी कि उसकी रुपए वापस करने की भलमन साहत ही उसे और रमेश को ले डूबी है। 123 रुपये लौटाए बिना ही यदि वह चली जाती तो किसी को कुछ भी संदेह ना होता। जानकी मुखिया के पैरों पर गिर पड़ी। मुखिया जी, हम लोगों ने ना ही पहले आपके रुपए लिए थे और ना ही अब कोई गलत इरादा है। वैसे भी पिछले 10 वर्षों से हर महीने पगार में से उससे ज़्यादा रुपए हम दे चुके हैं और आज भी हमने जोड़े हुए 123 रुपये आपको दे दिए हैं। अब आप इनको छोड़ दीजिए। माँ को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर घनश्याम ने रोना शुरू कर दिया। वह दौड़कर आया और जानकी से लिपट गया। मुखिया, रमेश को कमरे से बाहर लेकर आओ। लठैतों ने रमेश को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन डर के कारण रमेश बाहर नहीं आना चाह रहा था। 10 वर्ष पुराना डर उस पर पुनः कई गुना सूद के साथ वापस लौट आया था। उसने लठैतों से बचने के लिए खुद को पीछे की ओर धकेल दिया। तेज धक्का लगने से पुराने कमरे का दरवाजा खुल गया और रमेश धड़ाम से उस कमरे के अंदर जा गिरा। उनमें से एक लठैत, जो पहले रमेश के साथ अनाज के गोदाम में भी काम कर चुका था, रमेश को उठाने के लिए कमरे में लालटेन लेकर अंदर जा पहुंचा। कमरा लगभग 8 बाई 10 का होगा। चारों तरफ और ऊपर खप्परों पर जालों के सिवा और कुछ भी दिखना मुश्किल था। नीचे जमीन पर गोबर की पपड़ियां दिखाई दे रही थीं, जो शायद वर्षों पहले जमीन पर लीपने के बाद उखड़ गई थीं। किनारों पर छेद बने हुए थे। किसी और के न रहने की पर शायद चूहों ने उसे अपना निवास स्थान बना लिया था। रमेश अब हार मान चुका था, लेकिन वह अपने अंतिम समय में अपने बेटे घनश्याम की इच्छा को पूरा करना चाहता था। उसने लालटेन की रोशनी में जमीन पर यहाँ वहाँ नजर घुमाई। दरवाजे से कुछ ही दूर पर 25 पैसे का सिक्का पड़ा हुआ था। जीवन की इस घटने जा रही अनहोनी के बीच भी रमेश के चेहरे में एक सुकून के भाव कुछ क्षणों के लिए उमड़ पड़े। उसने झट से उस सिक्के को हाथ में ले लिया। उसी समय लठैत ने उसे उठाया और लगभग घसीटते हुए उस कमरे से बाहर ले जाने लगा। जीवन में पहली बार रमेश ने परिस्थिति को स्वीकार कर अपने को ईश्वर के हाथों में सौंप दिया था। वह निष्क्रिय हो चुका था। घसीटते हुए उसने अपनी आंखों को भी स्वतंत्र छोड़ दिया था। उसकी आंखें अंतिम समय में अपने चारों ओर के दृश्यों को संजोकर उसके दिमाग तक भेज रही थीं, लेकिन दिमाग भी मानो हार मानकर किसी दृश्य पर प्रतिक्रिया देने से बच रहा था। शायद रमेश के दिमाग ने कुछ क्षण पूर्व के दृश्य जो आंखों के जरिए दिमाग तक पहुंचे थे उन पर गौर करना परिस्थिति के अनुरूप समझा। लेकिन जब तक लठैत रमेश को घसीटते हुए आंगन में मुखिया के सामने ला चुके थे। मुखिया, क्यों रमेश, तुम क्या सोच रहे थे कि तुम लोग हमें चकमा देकर भाग जाओगे? रमेश ने मुखिया को देखा, लेकिन ना जाने क्यों वह उस पुराने कमरे के दरवाजे के अंदर एक बार फिर जाना चाहता था। रमेश ने बगल में खड़े घनश्याम की ओर देखा, जो जोर जोर से रो रहा था। रमेश ने घनश्याम की ओर बढ़कर अपने हाथ से 25 पैसे का सिक्का घनश्याम के हाथों में दे दिया।
लठैत ने रमेश को झटके से फिर मुखिया के सामने कर दिया।